हेलो बच्चों लोग, मैं हूं सुशील और मैं आपका स्वागत करता हूं लर्निंग फाइव पर। आज मैं आपको यूपी बोर्ड 2020 का सेट ए हल कराने वाला हूं यहां पर आपको, जिसमें अति लघु त्रि प्रश्न और लघु त्रि प्रश्न कैसे हल किए जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। विशिष्ट दान से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट दान का मतलब होता है कि जब ऐसा दान, देखिए पहली बात तो ये आपका किस चैप्टर से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। ये गैर व्यापारिक संस्थाओं का है और इसमें लिखा है विशिष्ट दान। विशिष्ट दान जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए या स्पेशल उद्देश्य की पूर्ति के लिए दान संस्थाओं को प्राप्त होता है तो ऐसा दान विशिष्ट दान कहलाता है। और ये दान भवन बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, इसका मतलब पुस्तकालय में पुस्तकें खरीदने के लिए, ठीक है, और स्पोर्ट कोर्ट के लिए या स्पोर्ट के लिए मटेरियल सामग्री क्रय करने के लिए जो दान मिलता है वो विशिष्ट दान होता है। ठीक बच्चों, यह आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है कि अग्रिम मांग से क्या अभिप्राय है? अग्रिम मांग, अग्रिम मांग का मतलब होता है कि कॉल्स इन एडवांस। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जब अंशधारी अपनी मांगी गई याचना का पैसा समय पर भुगतान करे और कुछ ऐसी याचना जो मांगा ना गया हो कंपनी के द्वारा उसका भी भुगतान वो समय से पहले कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो पैसा कंपनी को प्राप्त होता है वो अग्रिम मांग का होता है और ये पैसा कंपनी के लिए हमेशा लायबिलिटी के रूप में रहता है जब तक वो मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक के लिए। ठीक है। और बच्चों अगर इस पे दान मतलब इस क्वेश्चन में अग्रिम मांग पर अगर ब्याज की राशि का कैलकुलेशन करने के लिए भी कहा जाता है, अगर निश्चित रेट दिया गया है तो उस रेट के अनुसार ब्याज निकाला जाएगा, अन्यथा स्टैंडर्ड रेट, मानक रेट जो हमारा है 6%, उस रेट से यहां पर ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। एक रोकड़ प्रवाह क्या है? रोकड़ प्रवाह, रोकड़ प्रवाह का मतलब होता है कि जब संस्था के पास या कंपनी के पास नगद के रूप में या उधार के रूप में मुद्रा आती और जाती है, उसका प्रवाह बराबर बना रहता है, तो ऐसी स्थिति को रोकड़ प्रवाह स्थिति कहते हैं। और ये मानक लेखांकन 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत आता है और जिसमें हम इन्हें 3 क्रियाओं में विनियोजित करते हैं। पहली क्रिया संचालन क्रियाकलाप, दूसरी क्रिया आपकी होती है विनियोजित क्रियाकलाप और तीसरी आपकी जो होती है अंतिम होती है वित्तीय क्रियाकलाप। ये 3 स्थिति में हम रोकड़ प्रवाह बनाते हैं। ठीक बच्चों, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। समरूप विवरण से का तात्पर्य होता है? देखिए समरूप विवरण, समरूप विवरण का मतलब होता है कि कंपनी जब 1 वर्ष या 2 वर्ष किसी कई वर्षों से काम कर रही है या व्यापार कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी संपत्तियों का विवरण आकलन करता है और जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटी होती हैं उन सभी को प्रतिशत के रूप में प्रति मदों को, हर मद को दर्शाता है और अपनी तुलना करके नेक्स्ट मतलब आने वाले समय के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करता है। ये होता है समरूप। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है कि फर्म में एक नए साझेदार को प्रवेश देने के कोई 2 उद्देश्य बताइए। देखिए जब कोई नया साझेदार फर्म में आता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए जब कोई एडमिट हो रहा है, फर्म में पार्टनर आ रहा है, तो इसका उद्देश्य पुराने साझेदारों का भी होता है और नए साझेदार का भी होता है। तो हमें यहां सिर्फ 2 उद्देश्य लिखना है। पहला
पूंजी की कमी को पूरा करना, दूसरा ख्याति की वैल्यू मतलब ख्याति की मान में संवर्धन करना। ठीक है बच्चों, तो दो हमें बताना है, दो ये चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि साझेदार का त्याग हिस्सा क्या होता है। त्याग का हिस्सा इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा? सेक्रीफाइस रेशियो। त्याग अनुपात को सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो पुराने साझेदार अपने एक निश्चित अनुपात से नए साझेदार को अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार या आने वाले साझेदार को देते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका बेटा ये फॉर्मूला होता है त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ऐसी स्थिति में हम सेक्रीफाइस रेशियो ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, वित्तीय विवरण की दो सीमाएं लिखिए। तो पहली सीमा है कि मूल्य स्थिर बदलावों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, पहली सीमा हो गई। और दूसरी सीमा होती है कंपनी की रिपोर्ट पर ही सिर्फ अध्ययन किया जाता है, किसी और बातों पर अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ये इनकी दो सीमाएं हैं जिनको हम दोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, ये इनकी हानियां भी हैं। ठीक है, अगर हानि या सीमाएं आए तो आप इनको नाम लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 18, लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है। देखिए बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये सिर्फ साझेदारों के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? साझेदारों के लिए। तो यहां पे वो साझेदार जो पुराने होते हैं उन साझेदारों को यहां पर लाभ, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें साझेदारों के लिए बनाई जाती हैं और उन्हीं के लिए ही स्पेशली एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ साझेदारों को लाभ को वितरण करने के लिए जो खाता हम बनाते हैं उसे साझेदारी एप्रोप्रिएशन अकाउंट या लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 19 है, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है बेटा, तो सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी, तो सार्वजनिक कंपनी जो है और निजी, ठीक है, दो कंपनियां होती हैं। जब दोनों ही कंपनियां बनती हैं तो पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम दोनों ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस मेमोरेंडम पर आपके सार्वजनिक कंपनी के अनुसार कम से कम 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर किए जाते हैं और निजी कंपनी के कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। यह पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर यह हो गया कि सार्वजनिक कंपनी जब अपने अंश हस्तांतरित करती है किसी अगले व्यक्ति को या नेक्स्ट पर्सन को तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन जब निजी कंपनी हस्तांतरित करती है तो उन पर प्रतिबंध लगा होता है। ऐसी कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है। ठीक है बेटा, तो अब ये आपको सार्वजनिक और निजी कंपनी में अंतर क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है ना, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है पार्टनरशिप का है और पार्टनरशिप में छोटा सा क्वेश्चन, बस ध्यान देना है कि आपको यहां पे करना क्या है। तो जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है कि ए एक फर्म में साझेदार है, उसने वर्ष 2019 के प्रत्येक माह के अंत में हर बार 15,000 रुपए अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म से निकाले। ठीक है ना, तो यदि आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो ए आहरण पर वर्ष 2019 के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक बेटो,
बच्चों अब इसमें करना क्या है कि इन्होंने कहा है कि हर मंथ की किस डेट पे निकालते हैं, हर महीने के अंत में ये आहरण करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पे जो आहरण करने का केस है वो 3 तरीके का होता है बेटा, माह के प्रथम दिन पर, माह के अंतिम दिन पर और माह के मध्य टाइम, मतलब ड्यूरेशन द ईयर, या मध्य के बीच में कभी भी वो ड्राइंग कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे 3 तरीके फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, बस उसमें मंथ चेंज होता है। तो यहां फॉर्मूला हमारा होता है ड्राइंग इनटू, देखिए पर मंथ है तो ड्राइंग इनटू आपका हो जाएगा 12, क्योंकि 1 वर्ष का हमको ब्याज देना, मतलब 1 वर्ष का आहरण निकालना पड़ता है, जिस पर आपका होता है रेट डिवाइडेड बाय 100, और यहां पर आपका लगता है 12 और यहां पर लिखते हैं मंथ, ठीक है ना। तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो अब यहां पे इन्होंने कहा है मतलब महीने के अंत में, तो हमारा ड्राइंग कितना है भाई, तो ड्राइंग की जो राशि है वो 15,000 रुपया है, ठीक है ना। तो 15,000 रुपए 1 मंथ का, तो कितने मंथ हो गए 12। रेट कितना दिया गया भाई, रेट की जो राशि है दर इसका दिया गया 10%, 10/100, और यहां पे मंथ, अब देखो इन्होंने कहा है महीने के अंत में, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से 12 महीने 1 साल में होते हैं, जब 1 महीने का अंत में पैसा निकालेंगे तो यहां पर 1 महीने की वैल्यू घट जाती है, घटने के बाद कितना बचेगा भाई, हमको इन दोनों का एवरेज चाहिए होता है, ठीक है। तो घटने के बाद बचता है हमारे पास 11/2, तो जो मंथ का टाइम है वो लिखा जाएगा 11/2, तो यहां पर लिखेंगे 11/2 मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा इस तरीके से। तो 12 से 12 कैंसिल कर दिया जाएगा भाई, 0 से 0, 0 से 0। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहां आएगा 750। अब करना क्या भाई, 11 × 750 कर दीजिए, तो जो आपका आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ठीक है बेटो, सॉरी ठीक है बच्चों। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, मुझे उम्मीद है कि ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आपको लघु त्रिप्रश्न को हल करना बताएंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण के 4 लाभ लिखिए। तो जो वित्त विश्लेषण होते हैं इनके 4 लाभ आपको बताने हैं, ठीक है बेटा। तो पहला है वित्त प्रबंध। वित्त प्रबंध का मतलब था फाइनेंस मैनेजमेंट। कंपनी को लगातार वित्त की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने वित्त के सोर्स का निरंतर प्रयोग करती रहती है, जिससे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का काम करती रहती है। क्यों, क्योंकि कंपनी का जो व्यापार होता है वो पूंजी पर ही निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में वित्त का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक बच्चों। अच्छा अब नेक्स्ट आपका दिया गया है उच्च प्रबंधक। अब उच्च प्रबंध का यहां पर मतलब होता है कि उच्च प्रबंधक करना कैसे करना। देखिए व्यापार में जब तक हम उच्च कोटि का प्रबंध नहीं करते हैं तब तक हमारे व्यापार में या व्यापार के साइज में या व्यापार की ख्याति में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। जब उच्च प्रबंध होगा तो कर्मचारी और संचालकों के बीच में तालमेल अच्छे होंगे और सभी के बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम और अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाने का जो सिस्टम है वो आसानी से अच्छा चलता रहेगा और बराबर एक दूसरे से तालमेल बना रहेगा, तो कंपनी में जो व्यापार का रूप है वो सुचारू रूप से चलता रहता है, ठीक है बच्चों। अच्छा और नेक्स्ट है श्रमिक संघ। अब श्रमिक संघ क्या होता है, देखिए जो लेबर वर्क होता है, लेबर ऑर्डर होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे व्यापार का। अगर हमारे व्यापार में लेबर संघ का ध्यान नहीं दिया जाएगा या लेबर की रिक्वायरमेंट और लेबर लोग को काम कैसे कराना है और उनको कैसे प्रोत्साहन देना है, ये सारा एक वर्ग अच्छा प्रबंधक ही कर सकता है, जिससे हमारा श्रमिक संघ बहुत ही आराम से अपना वर्क समझकर कंपनी में कार्य करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा अब नेक्स्ट आता है निवेशक। अब निवेशक क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट
जो करने वाले व्यक्ति होते हैं या पैसा विनियोजित करने वाले व्यक्ति होते हैं वो यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो किस उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य से। और जब कंपनी के मान में संवर्धन होगा, मतलब कंपनी की वैल्यू अच्छी होगी, तो वहां पे पैसा भी विनियोजकों को अच्छा मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में निवेशक बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रभावित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 4 लाभ हैं जिन्हें आप आसानी से लिख सकते हैं, और थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 ये है आपका कि आय तथा व्यय खाते से आप क्या समझते हैं? आय तथा व्यय खाते की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए आय और व्यय खाता, देखिए आय और व्यय खाता एक निश्चित खाता होता है जो 1 वर्ष के अंतराल पर बनाया जाता है, जिसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस 1 वर्ष के, केवल 1 वर्ष के सारे एक्सपेंसेस अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो उन एक्सपेंसेस में जैसे स्पेसिफिक है सैलरी, ठीक है, सैलरी दिया गया, और अगर किसी प्रकार का कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसमें प्लस कर दिया जाएगा, बट शर्त यह है कि वो 1 वर्ष के अंतर्गत होना चाहिए। और अगर यहां पर प्रीपेड होता है तो उस प्रीपेड की वैल्यू को, इंश्योरेंस जैसे है हमारे पास, तो उस प्रीपेड से या एडवांस को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये 1 वर्ष से अधिक का होता है। ऐसी कंडीशन में ऐसे खर्चों को डिनोट करते हैं, ध्यान देते हैं। और 1 वर्ष में हमारी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो इनकम होती है उसे हम दर्शाते हैं। तो ये हमारे डेबिट में हमारे 2 साइड होती है, एक डेबिट और एक होती है क्रेडिट। तो डेबिट को 2 से दिखाते हैं और क्रेडिट को 22 से। तो डेबिट में आपके सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, ठीक है, डेप्रिसिएशन, क्रेडिट में आपके इनकम्स, प्रॉफिट, कमीशन, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमें रिसीव होता है। और ऐसी स्थिति में जो हमारे अकाउंट्स मेंटेन होता है उसे बोलते हैं आय व्यय खाता। ठीक बेटा, अब इनको कहने का मतलब है कि इनको 3 विशेषताएं आपको इंडिकेट करनी है। ठीक है, तो अब इसमें हम इससे बोलते हैं पहली विशेषता इनकी है नाम मात्र खाता। देखिए नाम मात्र खाता क्यों होता है? क्योंकि यहां पे जो हमारे सारे हैं वो खर्चे और हमारे व्यय हैं, तो ऐसे या हानियां हैं। तो हमारा नॉमिनल अकाउंट का बेटा नियम क्या है आप लोगों को पता है, याद है कि ये नहीं याद है? नॉमिनल अकाउंट में हम सेवाएं देते और सेवाएं लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी लॉसेस होते हैं या जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये ऑलवेज डेबिट होते हैं, और जो हमारे गेन या हमारे पास इनकम होती है वो ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। तो इस नाम मात्र खाते के आधार पे इसे हम नाम मात्र खाता कहते हैं। ठीक है ठीक है बच्चों। और दूसरा है प्रारंभिक शेष से शुरू नहीं होता है। पहली कंडीशन ये कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें कभी भी ओपनिंग बैलेंस दिखाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष का कोई भी हमारा लाभ यहाँ पे हमें मिलता नहीं है। हमें करंट वर्ष में, करंट या वर्तमान वर्ष में हमें वर्तमान समय का लाभ मिलता है, पुराने साल का लाभ हमको यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके साथ में तीसरा क्या है? वास्तविक संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करना या वर्तमान संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करना। जब हमारे पास संपत्तियां हैं फिक्स्ड असेट्स, अब फिक्स्ड असेट्स के वास्तविक मूल्य को कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? देखो, जब यहां पे संपत्ति का हम यूज करते हैं तो यूज करने पे डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज किया जाता है, और ये डेप्रिसिएशन संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी होती है, ह्रास कहते हैं इसको। ये संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी होती है जिसकी वजह से हमारी स्थायी संपत्तियों पे धीरे धीरे कम पड़ जाता है, और वो हमारे पास वर्तमान मूल्य को दर्शाता है वास्तविक रूप में। जैसे आपने कोई भी मशीन 10,000 रुपए खरीदी, ठीक है, और इसे 2 साल के बाद आप बेच रहे हैं, और 2 साल के बाद आपको इसे बेच रहे हैं 7,000 रुपए में, ठीक है ना? तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी थी भाई? कॉस्ट प्राइस थी 10,000, और आप बेच रहे हैं 3 साल के बाद या 2 साल के बाद। मान लीजिए
तो यहां पे सपोज करिए 3 वर्ष के बाद बेच रहे हैं, तो आपका यहां पे वैल्यू कितना आ रहा है भाई 3000। तो इसका मतलब उस संपत्ति को आपने 3000 रुपए तक यूज किया है, प्रयोग किया है, तभी यहां पे आपका 3000 रुपए हिरास आ रहा है। ठीक है, और अगर यहां पे मान लो कि 3 वर्ष का था तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 वर्ष में आपने कितना प्रयोग किया उसको भाई 1000 रुपए के बराबर उसको प्रयोग किया, तो ये होता है हिरास। तो ऐसी समस्या या ऐसी स्थिति में आप संपत्ति का वास्तविक मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये नाममात्र खाता या आपका आय व्यय खाता नाममात्र खाते से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आया होगा। ठीक है, तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है साझेदारों के प्रवेश के समय सभी एकत्रित लाभों तथा हानियों को पुराने साझेदारों के मध्य वितरण करने क्यों आवश्यक होता है, रोज नामचा प्रविष्टियां दीजिए। देखिए बच्चों, ये लिखा है कि साझेदार, हमारे पास जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 साझेदार होते हैं, एक होता है ओल्ड पार्टनर्स और दूसरा होता है न्यू पार्टनर। अब देखिए न्यू पार्टनर जब आ रहा है तो उसे लाभ मिलेगा, और जो पुराने साझेदार है उन्होंने कई वर्षों से लाभ किया है और हर वर्ष लाभ में से कुछ हिस्सा निकाल के अपनी प्रॉफिट एंड लॉस या जर्नल रिजर्व में ये इकट्ठा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए इकट्ठा करते हैं कि जब आने वाले समय में किसी प्रकार की अननोन दायित्व या किसी प्रकार का लॉस हो तो उस लॉस को इस जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट से पूरा किया जा सके, जिससे आने वाली समस्या का निदान कर सके। तो ऐसी स्थिति में पुराने साझेदार इसका प्रयोग करते हैं। अब ये बताइए, नया साझेदार आएगा तो उसका भी हिस्सा इसमें बनेगा, इसीलिए ऐसी स्थिति में जितने भी पुराने साझेदार होते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो, जर्नल रिजर्व हो, तो ये दोनों चीजें आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड डिनोट होती हैं। कहां होती है भाई? बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड। और जब ऐसी कंडीशन में दोनों चीज होती हैं तो इन दोनों को पार्टनर्स बांट लेते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। क्या लिखा जाएगा? टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, अच्छा, और ये लायबिलिटी साइड में है, और अगर यही चीजें असेट साइड में हो तो क्या होगा? जस्ट एंट्री उल्टा हो जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जर्नल रिजर्व असेट्स में हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक रिजर्व फंड होता है और ये फंड जिस वर्ड में या जिस आपके दायित्व में फंड का प्रयोग किया जाए तो वो आपका हमेशा दायित्व के रूप में ही दिखाया जाता है। इसीलिए जो जनरल रिजर्व फंड होता है ये हमेशा पार्टनर्स की या बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ही शो होता है और इसे कहीं दिखाया नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा कि ये चीजें ऐसी डिनोट की जाती है। और इनके लिए जो एंट्री है आपकी, ये एंट्री और ये एंट्री, 2 एंट्री आप वहां पर लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 24। इसका क्वेश्चन है न्यूनतम अभिदान की राशि से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए, व्यापार करने के लिए जब कोई आपकी जो नवगठित सार्वजनिक कंपनी होती है तो ऐसी कंपनी अपने निवेशकों पर विश्वास कम करती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यापार उनका अच्छा होगा या नहीं होगा निवेशक उन पर विश्वास नहीं करते हैं। तो कम से कम आपका कंपनी अधिनियम 1932 की धारा के अंतर्गत और 2013 के अंतर्गत कम से कम 90% आवेदन प्राप्त हो जाना चाहिए और यही आवेदन की राशि कंपनी को गठित करने या उसकी कार्यशील पूंजी को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो आपका न्यूनतम अभिदान होता है कंपनी उस राशि को कहां कहां प्रयोग करती है। तो यहां पे आपका मिनिमम प्रारंभिक व्यय जिसे प्लम्बरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना, प्लम्बरी एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी को स्थापित करने के समय खर्च होते हैं या विज्ञापन पर खर्च होते हैं, उन खर्चों को यहां पे सेटल करने के लिए या समायोजित करने के लिए रखा जाता है। दूसरा,
वर्किंग कैपिटल, कंपनी की वर्किंग कैपिटल की पूंजी को निरंतर बढ़ाने के उद्देश्य से यहां पर वर्किंग कैपिटल को समायोजित किया जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन है जहां पर न्यूनतम अभिदान की राशि को प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, जेके लिमिटेड ने स्थगित भुगतान आधार पर मशीनरी खरीदी। ठीक है, अब मशीनरी खरीदी है, इसको कब खरीदा भाई? 31/03/2019 को समाप्त वर्ष के में कंपनी ने 4 लाख रुपए की किस्त का भुगतान किया। देखो किस्त कितने की भाई? किस्त की राशि 4 लाख रुपए है। कितनी है भाई? 4 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपए भुगतान किया गया, जिसमें से 40,000 रुपए ब्याज है। कितना है भाई? 40,000 रुपए। तो अब आप ये बताइए, अगर यहां पर ब्याज की राशि 40,000 है तो संपत्ति की राशि क्या होगी भाई? मतलब इन्होंने एक संपत्ति क्रय पर खरीदी थी, जिसमें किस्त भुगतान पद्धति पर जिसमें ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। तो इन्होंने 4 लाख में खरीदा, जिसमें 40,000 रुपए ब्याज है, तो संपत्ति का मूल्य कितना होगा भाई? 3,60,000। आप समझे कि नहीं? तो जब संपत्ति का मूल्य 3,60,000 होगा तो क्वेश्चन में यह कहा गया है कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय इस भुगतान को किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा? प्रत्येक क्रिया को सम्मिलित राशि भी बताइए। अब बताइए ध्यान से भाई, ब्याज दिया गया, यह हमारा कौन सी एक्टिविटीज में आता है? संचालन। यह हमारा आपका नॉन कैश ऑपरेटिंग में जाता है। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पहला ब्याज जाएगा और दूसरा संपत्ति खरीदी है, तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि जो पहला है 40,000 रुपए, इसे संचालन क्रियाकलाप में दिखाया जाएगा, और दूसरा जो संपत्ति का है ये आपका जाएगा विनियोजित क्रियाकलाप। ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्याज है वो हमारा नॉन कैश से रिलेटेड है, और ये दूसरा आपका है ये वैल्यू ऑफ असेट्स है, इसलिए ये दोनों को अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा। ये आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ये आपका आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक बच्चों, तो ये आपको सिर्फ बताना है यहां पर। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन आपका है 26। ठीक है, अब इसमें लिखा है 26 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों का वर्णन कीजिए। अब देखिए बेटा, साझेदारी संलेख, अब यहां पे बताया गया कि साझेदारी संलेख जो है अगर ना हो अनुबंध में, तब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था, या सॉरी लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था, तो उसमें यह बताया गया था कि साझेदारी अनुबंध होता है या पार्टनरशिप डीड है तब नियम क्या लागू होंगे, और आज जो क्वेश्चन आपका है इसमें साझेदारी अनुबंध ना हो तो नियम क्या लागू होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे नियम ये लागू होता है, पहला प्रॉफिट एंड लॉस। जब साझेदारी संलेख नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सभी साझेदारों को बेटा यहां पे प्रॉफिट लॉस बराबर दिया जाता है। कैसे दिया जाएगा भाई? बराबर, इक्वल, क्योंकि जितने भी साझेदार होते हैं सभी का अधिकार बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में जब उनके बीच अनुबंध नहीं होता है तो इनको प्रॉफिट लॉस बराबर दिया जाता है। ठीक बेटा। अच्छा, अब दूसरा आता है पूंजी पर ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अनुबंध हुआ नहीं तो पूंजी आपकी लग रही है, कितना पैसा लग रहा है, आपने इनफ्लो किया है या आपने पैसा किसी से लेकर लगाया है, तो ऐसी स्थिति में ब्याज की किसी भी राशि को यहां पे दिखाया नहीं जाएगा, तो पूंजी पर ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक बच्चों, अब आपके पास नेक्स्ट है तीसरा, इसमें लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब पूंजी पर ब्याज नहीं तो आहरण पर ब्याज भाई क्यों होगा?
ये भी बात क्लियर है। जब पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है तो आहरण पर ब्याज भी नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 4 आता है इंटरेस्ट ऑन लोन या बोरोइंग। जब फर्म के साझेदार फर्म से बाहर पैसा लेते हैं या किसी भी साझेदार से पैसा उधार लेकर फर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड रेट मानक दर के अनुसार अनुबंध में दिया गया हो या ना दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में 6% का दर से ब्याज लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में आपका जो दिया गया है साझेदार और इसके बाद में फर्म के पारिश्रमिक की नंबर 5 पारिश्रमिक मतलब मजदूरी। ठीक है, अब मजदूरी यहां पे हम कह सकते हैं पारिश्रमिक, सैलरी, लेकिन किन लोगों को? यहां पे जब एक्टिव पार्टनर सक्रिय साझेदार जब यहां पे कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको साझेदारी के अनुसार या अनुबंध के अनुसार सैलरी दी जाती थी, लेकिन यहां पे अनुबंध ही नहीं है तो सैलरी क्यों देंगे भाई इनको हम? इसीलिए यहां पर सैलरी भी नहीं दी जाती है। ठीक है बेटा, तो ये ऐसी स्थिति होती है कि जब साझेदारी संलेख किया जाता साझेदारी संलेख ना हो तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। यहां पर केवल यहां जो लिखने वाला काम है वो यही पॉइंट है जिन्हें आप इंडिकेट कर सकते हैं, और जैसे ही आपने ये लिखा तो ये सारी चीजें आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कम से कम अच्छे नंबर्स देकर जाएंगे। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे, और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आकर आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।